श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और यहाँ पर ये बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ें खाती हूँ छोटी मोटी भूख में। जब चाय का टाइम होता है उससे पहले भूख लगती है या बाद में लगती है या चाय के साथ। ये दानी है और वो चने थे भुने हुए, और इस धानी का सत्तू भी बनता है। और ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो में ये सब कुछ आपको बताया है, लेकिन फिर मैंने ये क्लिप जोड़ दी। और ये ऑनलाइन मंगवाती हूँ मैं। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी ये फायदेमंद है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो ये चीज़ें बहुत ही मोटा अनाज काम का है। और ये जो है ना मक्का है ना, ये इससे पॉपकॉर्न बनती है। ये पॉपकॉर्न के बीच की मक्का है। और नमक के अंदर आप इनको घर पर भी भून सकते हो। चने को, ज्वार जौ को और मक्का को, इनके मक्का के पॉपकॉर्न बना सकते हो। बाजरे को, सबको है ना घर पे भी आप अच्छे से सौटे करके मक्की के उसमें नमक में डाल के आप इनको भून सकते हो और खा सकते हो। छोटी मोटी भूख में आप ऐसी चीजें खा सकते हो, या मखाने रोस्ट करके खा सकते हो। केले के चिप्स आप खा सकते हो। आपके जो 32 बार का फार्मूला है ना, उसमें आप ये डाइट ले सकते हो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे बीपी भी है और थायराइड भी है, और मेरे जो है विटामिन डी की कमी है, B12 भी है मुझे। और मेरे कंधे में प्रॉब्लम है। जो हाथ है, कंधा है, एक पैर में, पूरा आधे शरीर में मेरे प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ रहता है और हर 2 साल में मुझे पथरी भी हो जाती है। तो बीमारियां मेरे को कई है, लेकिन बीमारियां होने के बावजूद भी मैंने वेट लॉस कम किया है। पहले मेरा 82 वेट लॉस हुआ करता था। अभी कल परसों के वीडियो में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वो मेरा पुराना वीडियो है जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। तो 2 वीडियो मैंने डाले हैं। एक तो मैंने फ्रूट्स खाते हुए डाला है, और एक मैंने बाल में ऑयलिंग कर रही हूँ, वो वाला शॉर्ट हेयर है उसमें, और बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ, वो वाला वीडियो डाला है। तो वो दोनों मेरे बहुत पुराने वीडियो हैं 2021 के। तो उस टाइम में मैं इतनी मोटी हुआ करती थी। तो 32 बार का जो फार्मूला है उसका जो परिणाम है बहुत चौंकाने वाला है। इसमें हमारी हींग लगी न फिट करी, रंग चोखो ही चोखो। इसमें आपका एक फूटी कौड़ी, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा, और आप जो है अपना वेट लॉस कर सकते हो। और यहाँ पर आप सलाद खाइए खूब ज़्यादा, चबा चबा कर, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ये सब। और जो वो होते हैं ना, फूट काकड़ी आती है, काचरी आती है, ये सब आप खा सकते हो। और टमाटर भी खाइए, फ्रूट खाइए। सीजनेबल जो फ्रूट आते हैं वो आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप खा सकते हो। पपीता आप खा सकते हो, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है पपीता। रामबाण इलाज है पेट के लिए। पपीता जो है गर्मी करता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको पपीता खाने से मना किया जाता है कि पपीता मत खाइए, क्योंकि उससे जो है उनका अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। तो पपीता इतना ज़्यादा जो है गर्मी करता है, दस्तावर होता है। तो पपीते का सेवन करके आप अपने पेट को सही कर सकते हो। यहाँ मेरा जो दैनिक रूटीन है वो चल रहा है। स्वामी जी ने चाय बना दी है और वो बादाम खा रहे हैं। आज मुझसे गलती हो गई, मैंने बादाम गलाना भूल गई रात को। तो वो बेचारे है ना अभी तुरंत ही धो के नल में, और वो है ना पानी से धो के खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये वाला गाउन डाल लिया था। ये क्या है, हल्का फुल्का गाउन है। थोड़ी इसकी लंबाई कम है, लेंथ कम है, पैर दिखते हैं इस गाउन में, थोड़ी लंबाई कम निकली है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, लेकिन इतना सॉफ्ट है, इसका कलर इतना अच्छा है कि इसको नमक के पानी में भी मैंने गलाया था, लेकिन फिर भी इसमें से है ना कलर निकल रहा है। लेकिन गाउन बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं जो हमारे फ्रूट वगैरह सब लेके आए हैं उनको धोऊंगी, वॉश करूंगी। और आप भी पपीते का सेवन किया कीजिए। पपीते के सेवन से ना आपके जो पेट पे जो टमी जमी हुई रहती है ना, फैट जमा हुआ रहता है ना, टमी बाहर निकली हुई रहती है ना, वो आपकी गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जिस दिन आप पपीता खाओ उस दिन आप रोटी को छोड़ दीजिए।
पपीता खाइए, सैलेड खाइए और नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, दही पीजिए, लेकिन छाछ दही का सेवन आपको रात को नहीं करना है। और बारिश के मौसम में तो आपको छाछ और दही का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। आप आयुर्वेद में उठाकर देखिए, यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करके देखिए, बारिश के मौसम में शाम के टाइम दही छाछ खाने के दुष्परिणाम, आपको लूज मोशन हो जाएंगे, उल्टी दस्त हो जाएंगे, उल्टी होने लग जाएगी, आपके पानी की कमी हो जाएगी और फिर आपको चक्कर आएंगे, सिर दर्द होएगा और हो सकता है और भी कई बीमारियां हो जाए, है ना। तो रात शाम के टाइम दही छाछ आपको बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ मैंने ये लिस्ट बनाई थी, तो स्वामी जी इसका फोटो खींच के ले जाते हैं और ये सामान ले आते हैं, क्योंकि आजकल मैं अभी बारिश के मौसम में अभी घूमने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिसलन बनी हुई रहती है भाई मेरे। अगर फिसल गई, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो भैया मेरे काम ही कौन करेगा घर का। इसलिए मैं आजकल अभी 5-6 दिनों से घूमने नहीं जा रही हूँ, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ, छत पर ही घूम लेती हूँ। और इसलिए सामान स्वामी जी लेके आए हैं, तो लिस्ट बना देती हूँ ना, तो इजी हो जाता है। स्वामी जी फोटो खींच के ले जाते हैं, मोबाइल तो साथ ले जाते ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो वहां पर पेमेंट करते हैं, इस वजह से तो देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखी है ना। बस अब इनको मैं धोऊंगी। और जिसका वेट बहुत ज्यादा है तो उनको शाम को जल्दी खाना खाना चाहिए, और वेट बहुत ज्यादा है तो चावल का उपयोग और वाइट चीजें होती है ना, जैसे चीनी का उपयोग, चावल का उपयोग, नमक का उपयोग कम करना चाहिए। 32 बार के फार्मूले में वैसे तो कुछ भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, आपको सब चीज खानी है। बस शर्त यही है कि आपको हर चीज जो भी खानी है वो आपको चबा चबा के खानी है, बहुत अच्छे से, जब तक कि वो पानी ना बन जाए। उसको जब गस्सा आप मुंह में रखते हो, कवा बोलते हो आप लोग या क्या बोलते हो, हम लोग गस्सा बोलते हैं, उसको मुंह में रखने के बाद इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, और फिर गले में तब उसको निगलो। दूसरा गस्सा तब रखना है आपको जब तक कि वो पानी बन के नीचे ना चला जाए। ये देखिए यहाँ स्वामी जी गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं, तुलसी माता को वो जल चढ़ाया है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया है, पेड़ पौधों में पानी पिलाया है शायद। और इसके शायद इसलिए बोल रही हूँ कि वो जिस दिन पिलाए आते होते हैं ना, उनके पास टाइम होता है तो वो पिलाए आते हैं, तो वो मुझे बोल देते हैं, फिर मैं छत पे नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं गई थी कि नहीं गई थी। और बीच में क्या है, अभी दुकान का वीडियो डाल दिया था कि मैं शॉप पर गई थी, इससे पहले वाला। और यहाँ मैं उनको बोल रही हूँ कि आप दूर जाइए, कैमरा लगा रखा है, तो मैंने हाथ से उनको सरकाया, वो ड्रेस चेंज कर रहे थे। क्योंकि शॉप पर जाएंगे ना तो वो अपना बरमूडा खोलने वाले थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कैमरा सेट कर रखा है। तो वो फिर देखिए वो फैन चल रहा है कमरे में, उन्होंने कमरे का फैन चला लिया है, और उस कमरे में उनकी अलमारी भी एक कवर्ड है, जो दीवार में फर्नीचर लगा हुआ है ना वो है, तो वो वहीं से कपड़े निकाल के पहन लेंगे। तो उनको मैंने है ना ऐसे हाथ लगा के ऐसे थोड़ा सा दूर करा, मैंने कहा कैमरा लग रहा है, आप अपना नेकर मत खोलिए। स्वामी जी ऑन कैमरा क्या करने लग गए थे। कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। यहाँ पर मैं अपना चिड़ियों के दाना पानी की व्यवस्था कर रही हूँ, स्वामी जी जो है हैंकी वगैरह निकाल रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और गाइस ये नया एडिटर है, इसमें थोड़ा वीडियो लंबे आएंगे, इसमें क्लिप काटना मुझे नहीं आ रहा है और कुछ भी मेरे को करना आ नहीं रहा है, इसमें धीरे धीरे सीखूंगी मैं इसको। ये नया जो है ऐप डाउनलोड किया है, तो कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इसमें है ना डबल आवाज भी आ रही है और पुरानी कोई आवाज भी इसके अंदर अपने आप ही मिक्स मैच हो रही है। इससे पहले वाले ब्लॉग में जब मैंने वहां का दुकान का शॉप का डाला है, तो जब मैंने उसको सुना कि मैंने क्या क्या गलती करी है, तो उसमें आ रहा था कि डबल आवाज आ रही थी और पुरानी आवाज भी उसमें जो है अपने आप ही जुड़ गई। तो सॉरी गाइज, मुझे माफ करिएगा। और फिर भी आप इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हो तो आपका दिल से आभार। थोड़ा इस बहन को समझने की कोशिश करिएगा सिस्टर। बस अब 2-3 दिन में मैं ना 2-4 वीडियो अपलोड करूंगी ना, फिर मुझे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि कैसे क्या होता है ना। अपन स्टार्टिंग में जब रोटी बनाना सीखते हैं ना, तो रोटी आटा कितना लोच देना चाहिए, कितना आटा लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी कितने जनों की होती है, कितना नमक डालना चाहिए, कैसे लगा के ढक के रखना चाहिए, कैसे रोटी बेलनी चाहिए, कैसे सेकनी चाहिए, ये सब धीरे धीरे ही आता है ना। कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है, तो मुझे भी बस थोड़ा धीरे धीरे ही आएगा। तो अगला वेट लॉस का जो है मैं टिप्स जो भी है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना। आगे जो है ब्लॉग ये चल रहा है अपना डेली का,
और ये देखिए यहाँ पर जो भी मुझे विमला के बारे में बोल रहे हो ना तुम लोग, जो मेरे पास खबर आ रही है या मुझे कौन खबर दे रहा है, तो मेरे पास सारी खबर आ जाती है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास खबर नहीं है, कौन बोल रहा है, किसके यहाँ बोला, कौन बोला, मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन वो बच्ची अपने हाल में मस्त है और अपने ससुराल में एकदम खुश है, प्रसन्न है। तो आप लोग कीड़े क्यों कर रहे हो फालतू में, उसको खुश रहने दीजिए ना। मैं भी पवन जी और विमला को खुश देखना चाहती हूँ। मैंने उसको बेटी माना है, उसको इतना यहाँ तक, इस स्टेज तक मैंने उसको पहुंचाया है। वो सब अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो वॉच कीजिए ना, आप लोग जाकर पुराने वीडियो में सारे सबूत मिल जाएंगे आपको, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष में आपको सबूत मिलेगा मेरा सारा, है ना। सारे वीडियो जितने भी वीडियो हैं वो सब पड़े हैं। आप चाहो, आप बोलोगे ना तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। विमला खुद अपने मुंह से सारी बातें बोल रही है उसमें, कि उसके साथ किसने क्या क्या व्यवहार किया है। आपने विमला को इतना टॉर्चर किया, जो विमला ने सब कुछ मुझे बताया है। और उसके खुद के वीडियो बने हुए हैं उसके मुंह से, और मेरे पास तो उसके लिखे हुए लेटर भी हैं। मेरे पास उसके पास लिखे हुए सारे लेटर हैं कि किसने क्या उसके साथ किया है। व्हाट्सएप चैटिंग है मेरे पास कि किसने उसके साथ क्या। आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो, उसको उसके हाल पे रहने दीजिए। आप इन बातों को छेड़ोगे तो देखिए, अगर आप मधुमक्खी पे छत्ते पे अगर आप कीचड़ उछालते हो या आप पत्थर मारोगे तो फिर तो वो डंक मारेगी ना। आप छेड़ते ही क्यों हो। मुझे मेरे हाल पर रहने दीजिए और आप अपने हाल में मस्त रहिए। और वो लड़की अपने ससुराल में खुश है, प्रसन्न है वो बिटिया। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है, क्या परेशानी हो रही है। और रोज रोज के ये कौन सा चक्कर है, कौन सा लफड़ा है। मेरे पास रोज खबर आती है, और ऐसे नहीं है कि मैं किसी की बातों पे विश्वास करती हूँ। पुख्ता खबर आती है, पुख्ता, है ना। मैं गवाह भी बता सकती हूँ, कौन बोलता है ये भी बता सकती हूँ। लेकिन मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहती, किसी को गालियां नहीं पड़वाना चाहती। लेकिन ये बात तो वैसे भी सच है, क्योंकि विमला मुझे खुद बताई हुई है ये सब चीजें। तो जब विमला खुद बताई हुई है मुझे, तो मुझे विमला पे ज्यादा विश्वास है दूसरों की अपेक्षा। मैं विमला पे विश्वास करूंगी और विमला पे ही विश्वास करूंगी, 100% विमला पर ही विश्वास करूंगी। तो उससे ही जाकर पूछिए कि क्या उसने मुझे सब कुछ बताया है कि नहीं बताया है ना। तभी तो मैंने उसका सपोर्ट किया। उसके पापा भी नहीं है। और रही बात इतनी संघर्ष करती थी वो, कितना काम करती थी, काम कर के कमा के पैसे दिए हैं उसने, कितना सपोर्ट किया है। तो कम से कम आप इतना तो सोचिए कि अब वो उसके ससुराल में है तो उसे मस्त रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। विमला बेटा, तुम जहां पर भी हो खुश रहो, मस्त रहो, और आने वाली जिंदगी में तुम खुश रहो। जो पुरानी जिंदगी है, ये लोग ऐसे ही पत्थर फेंकते रहेंगे, उछालते रहेंगे, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे वो, क्योंकि चैन तो मिलता नहीं है। किसी की खुशी क्या है, बर्दाश्त नहीं होती किसी को। उसका ससुराल इतना अच्छा है, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर मेरा अमेजोन से पार्सल आया है तो एक क्लिप शेयर करी है मैंने। तो उसका ससुराल इतना अच्छा है क्योंकि मैं पवन जी से मिली थी सगाई से पहले ही। विमला ने वो लड़का मुझे दिखाया था, मेरे यहाँ पर घर पर आए थे पवन जी, मुझसे बातचीत करी। विमला ने बोला, मैम आप बोलोगे, आप हाँ बोलोगे तभी मैं ये सगाई करने के लिए तैयार होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो विमला ने घर पर मैंने पता दिया, फिर मैंने फोन किया, विमला ने फोन नंबर दिए, फिर मैंने फोन किया, फिर मैंने पवन जी को मेरे घर बुलाया। फिर उनसे कुछ बातें, कुछ शर्तें रखी गई जो मैंने विमला के सामने, उनके सामने रखी उनको, जो पवन जी को सब पता है। मैंने विमला की जिंदगी के लिए, विमला के लिए कुछ शर्तें रखी उनसे। उन्होंने उन शर्तों को सबको कबूला, है ना, कि आगे वो सपोर्ट करेंगे विमला को, आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और आगे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फॉर्म भी भरवाए, एग्जाम भी दिलवाए। तो उनका परिवार बहुत अच्छा है। एक विमला ने बोला था, मुझे नॉनवेज खाने वाला परिवार नहीं चाहिए। तो ये जो परिवार है, इसका ससुराल का जो परिवार है, एकदम साधु जैसे लोग हैं। क्या ही बताऊं मैं, उसके सास ससुर की शॉप पर भी मिलकर आई थी, पवन जी के मम्मी पापा से भी मिलके आई थी। इतने अच्छे बंदे हैं, इतने अच्छे हैं। मैं जब विमला के कपड़े देने गई थी, मैं विमला के कपड़े, जो विमला फर्स्ट बार मेरे घर आई थी ना, तो मैंने 200 रुपए दोनों को दे दिए थे। और फिर कपड़े बाद में मैंने उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े भिजवाए थे, देवर के, ननद के, वो सब
मैंने आपके साथ शेयर किया था। ननद को तो शायद 1000 रुपए दिए थे मैंने, या 1100 थे, और बाकी सबके कपड़े थे। तो वो सब मैं है ना उसकी दुकान पर, उसकी शॉप पर ही देकर आई थी, उसके सास ससुर की शॉप पर। पवन जी के मम्मी पापा की शॉप पर ही गई थी। वहां बैठकर भी आई, बातें भी करके आई। उन लोगों ने मुझे चाय भी पिलाई, बहुत बातें करी। बहुत अच्छे लोग हैं, ससुराल उनका बहुत अच्छा है। तो उसको जीने दो ना, उसको जीने दो। रही बात इसकी पवन क्या कहना विमला की, तो विमला खुश है, मस्त है, तो फिर उसको जीने दो। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि पानी को ऐसे सिप कर करके पीना है। ये देखिए, ये थम्स अप बता रही हूँ भाई, इस तरीके से सिप सिप करके पीना है, एकदम जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है, और उसको अपने हाल में मस्त रहने दो। रही बात तो विमला की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो, मैं उसकी जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ, पिछले आप गड़े मुर्दे उखाड़िए, कितने भी उखाड़िए, क्योंकि मुझे तो सारा नॉलेज है। फिर मैं सब पोल खोलूंगी, ढोल में पोल हो जाएगा, है ना। फिर मत बोलिएगा कि हमारी पोल खोल रही है ये। तो मुझे इधर जहाँ विमला रहती थी उनका सबका नॉलेज है, एक एक बंदे का मुझे पता है कि विमला के साथ किसने क्या क्या अत्याचार किया, क्या क्या टॉर्चर किया, मुझे एक एक बात पता है। और विमला ने वीडियो में खुद बोल रखा है, मेरे वीडियो गवाह हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे इसी चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर आप वॉच कीजिए। और रही बात, सारी चैटिंग है मेरे पास, सारे विमला खुद लिखकर मुझे दे रखा है विमला ने कई चीजें, जहां पर विमला बता रही है कि हाँ मेरे साथ ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसकी डायरी इस चीज की गवाह है, उसने सब कुछ लिख रखा है उसके अंदर। और विमला को खुद पता है, विमला क्यों झूठ बोलेगी, विमला को खुद पता है। विमला से पूछो जाकर, विमला ने ही मुझे बताया कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसे होता है, तभी तो मैंने उसको सपोर्ट किया, तन मन धन से, तीनों चीज से मैंने उसको सपोर्ट किया। इसी कारण से मेरा अटैचमेंट, मेरा लगाव उससे हुआ कि उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है, और वो बिन बाप की बच्ची थी, इस वजह से मैंने उसको सपोर्ट किया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो शादी होकर चली गई तो आप यहाँ कॉलोनी में छीटाकच्छी करो और मेरे ऊपर लांछन लगाओ, मेरे को लालची बोलो, मेरे को चंट चालाक बोलो। आप इस तरीके के वर्डों का आप उपयोग नहीं कर सकते हो, है ना। और आगे भी मैं बताऊंगी, मेरे पास स्कूटी के लिए भी फोन आए थे, 2-3 बंदों ने फोन किए थे कि स्कूटी की स्टोरी जो मैं बाद में शेयर करूंगी आपके साथ फिर किसी वीडियो में, लेकिन मैं बताऊंगी। लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं और कई लोगों के साइन भी है जो मैंने बताया है, और विमला की चैटिंग भी मेरे पास मौजूद है। जो विमला आप लोगों के बारे में बता रही है वो सारी चैटिंग मेरे पास मौजूद है ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो बच्ची सच्ची है, उसने बोला है, मुझे बताया है, सबूत मौजूद हैं। तो अगर आप मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते हो तो मेरे ऊपर उंगली उठाना, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें घरों घरों में जाकर बोलना, ये बंद कीजिए, है ना, ये बंद कीजिए। मैंने हाउस हेल्पर बुलाई, 2-3 लेडीजों से, हाउस हेल्पर से मैंने बात करी, वह सभी बता रही थी कि ऐसे ऐसे आपके बारे में कॉलोनी में ऐसे ऐसे अफवाह उड़ी हुई है। तो मैंने सबूत पेश किए हैं कि मैंने विमला को कन्यादान दिया है, और कन्यादान में मैंने स्कूटी भी दी है विमला को। उस स्कूटी के सारे डाउन पेमेंट और 1.25 लाख रुपए मैंने जमा करवाए। 13,000 विमला को मैंने कैश दिए थे लॉकडाउन में कि तू ये जमा करवा देना, क्योंकि उस टाइम में बैंक बंद थे, जब यहाँ से जारी थी तो दिए थे। उसके हाथों से खुद लिखा हुआ है, डायरी के अंदर एंटर है, ओके। और रही बात 4,000 रुपए विमला ने खुद उसकी मम्मी से लेके वहां पर किस्त जमा करा दी। अरे माँ है, अगर 4,000 रुपए किस्त दे दी तो क्या हो गया, 4,000 और 1.25 लाख में फर्क होता है ना। 1.25 लाख में से 4,000 माइनस कीजिए, कितने बच रहे हैं, 4,000 ज्यादा होते हैं या 1.25 लाख में से 4,000 माइनस करके जो बचते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो स्कूटी किसकी हुई, मधुबाला स्वामी की। स्कूटी किसकी हुई, मेरी। तो मेरी मर्जी स्कूटी किसी को भी दूं, मेरी मर्जी, मैं विमला को ही दूंगी, और मैंने विमला को ही दी। और विमला के हस्बैंड ने ये मेरे से वादा किया था, मैं उनको लेके जा रही थी। मैंने कहा, मैंने वकील भाई साहब से बात कर ली थी, भाई साहब हम लोग आ रहे हैं और एक कागज लिखवाना है, उस पे साइन करवाने हैं पवन जी के और उनके पापा के।
मैं उनके पापा को भी और विमला को, अगर पापा को नहीं लाए मतलब विमला के ससुर जी को नहीं लाए तो विमला और पवन जी के मुझे साइन चाहिए। तो मैंने जब पवन जी से बात करी तो पवन जी ने बोला कि मैम मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, मैं आपसे सौगन खाता हूँ कि मैं स्कूटी किसी को नहीं दूंगा, ये स्कूटी मेरे ही घर में रहेगी और विमला के ही काम आएगी। आप कोर्ट में मत जाइए, आप कागज मत बनवाइए। मैंने पवन जी पे विश्वास किया और उसके बाद में मेरे पास फोन आए कि वो स्कूटी तो वहां घर पर थी। तो ये स्टोरी मैं पूरी आपके साथ शेयर करूंगी एक, कि फोन किसने किया, क्या किया, किससे मेरी बात हुई, किसने मुझे बताया, फिर मैंने स्कूटी का क्या किया, फिर मैंने वो किसको दी, स्कूटी बेची या अभी भी विमला के पास है, मैंने उसको क्या बोला। मैंने पवन जी को बोला चाहे आपका भाई चलाए स्कूटी, आपके पापा चला लेंगे स्कूटी को, लेकिन विमला चला लेगी बाद में। विमला जब वो कोचिंग ज्वाइन करेगी या विमला कोई स्कूल ज्वाइन करती है या उसकी नौकरी लगती है तो, या फिर आप बेच दीजिए इस स्कूटी को, उसके पैसे से आप कुछ और चीज खरीद लीजिए, विमला को कोई जेवर दिला दीजिए या आप उस पैसे का कोई और उपयोग ले लीजिए, स्कूटी को बेच दीजिए। लेकिन ये स्कूटी विमला के साथ ही जाएगी, मैं इसको कन्यादान में ही दे रही हूँ। और विमला ने भी मुझसे वादा किया था मैम मैं ये स्कूटी मेरे साथ लेकर जाऊंगी, और वो स्कूटी को ऑटो के अंदर वहां पियर भी लेकर गई थी और मुझसे बोल के गई थी कि मैम मैं ये स्कूटी गांव लेकर जा रही हूँ और गांव से ही जो दहेज का सामान मेरा ससुराल जाएगा उस गाड़ी के अंदर मैं स्कूटी को रखवा दूंगी।